हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ। हमारा आज का टास्क है वेरिएशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विद elongation and compression in elastic spring. Now, as we know that energy stored in elastic spring during elongation or compression, that is half kx square, and this is the elastic potential energy stored in spring after stretching, and it is equal to work done by restoring force inside spring, and this work done is equal to minus half kx square, and this is same for elongation as well as compression. In both cases we have same energy. If we took same length of elongation and same length of compression, अगर स्प्रिंग आपका कंप्रेस हुआ है अप टू लेंथ x और अगर स्प्रिंग आपका ओपन हुआ है अप टू लेंथ x, तो अगर स्ट्रेचिंग लेंथ और कंप्रेशन लेंथ आपकी सेम होगी तो वर्क डन की वैल्यू सेम स्प्रिंग के अंदर सेम आएगी, एनर्जी स्टोर की वैल्यू सेम स्प्रिंग के अंदर सेम आएगी। तो अब इसके बाद वेरिएशन मीन्स अब हमें इस एनर्जी का वेरिएशन देखना है कंप्रेशन लेंथ के साथ और इलोंगेशन के साथ। इन दोनों केसेस में वर्क डन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है कि आपका स्प्रिंग फैक्टर है एंड इट इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहां पर जो ग्राफ आएगा, ग्राफ आपको इस टाइप से मिलेगा, एंड दैट इज वर्क डन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहां x मिलेगा, यहां वर्क डन मिलेगा, यहां एनर्जी मिलेगी। x का मीनिंग elongation as well as compression, elongation as well as compression. Now यहां से आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और यहां आके पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां आने के बाद आपने स्प्रिंग को रेस्ट पोजीशन पर मेंटेन रखा। इसका मीनिंग आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और यहां पर आने के बाद आपने स्प्रिंग को होल्ड करके रखा। तो यहां आने के बाद आपने स्प्रिंग को होल्ड करके रखा, स्प्रिंग को आपने रेस्ट पर रखा है। तो यहां पर आने के बाद स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला क्या बनेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये है स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग लेंथ। नाउ इट इज स्ट्रेचिंग लेंथ, now it is
स्ट्रेचिंग लेंथ। तो इस टाइप से अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन वाली लेंथ भी आप यहां ले सकते हो। तो अगर आपको कंप्रेस करना है तो उस केस में, अगर आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो उस केस में आप नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी यूज कर सकते हो। तो अगर ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर आपका इलोंगेशन के लिए है, इट इज फॉर इलोंगेशन लेंथ और स्ट्रेचिंग लेंथ, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आपके लिए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आपके लिए बना है कंप्रेशन लेंथ के लिए। इट इज फॉर कंप्रेशन लेंथ। तो यहां पर स्प्रिंग आपका कंप्रेस होगा, यहां पर स्प्रिंग आपका इलोंगेट होगा, यहां पर स्प्रिंग आपका स्ट्रेच होगा और यहां पर स्प्रिंग आपका कंप्रेस होगा। तो दोनों केसेस में जो एनर्जी होगी दोनों केसेस में जो एनर्जी होगी बेटा, उसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ सिमिलर आएगा, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और यहां वर्क डन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, ओपन करोगे, तो दोनों केसेस में ग्राफ की शेप सेम आएगी। इसका मीनिंग कंप्रेशन में भी और इलोंगेशन में भी आपको ग्राफ की शेप सेम मिलेगी। सिर्फ माइनस एक्स एक्सिस किसके लिए आपने मेंशन कर दिया, कंप्रेशन के लिए। स्प्रिंग को आप क्लोज कर रहे हो, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, और इलोंगेशन का मीनिंग स्प्रिंग को आप ओपन कर रहे हो, इसका मीनिंग यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पर कंप्रेसिंग होगी। तो दोनों केस में ग्राफ की शेप आपकी सेम आएगी, लेकिन एक्सिस आपके अलग अलग होंगे। देन आफ्टर we have variation of restoring force, then after we have variation of restoring force, then after we have variation of restoring force. Now this is our restoring force and this is our displacement or stretching length. Now this is slope. Now this slope is equal to spring factor, and spring factor is equal to minus Fr upon x. तो अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो आंसर आएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, Fr अपॉन x। तो आप चेक कर सकते हो मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होती, तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डायरेक्शंस नेवर डिवाइड, डायरेक्शंस कभी डिवाइड नहीं होती। तो यही रीज़न है कि हमें यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दैट इज Fr अपॉन x। और यहाँ स्लोप हमें क्या बताएगा कि यहाँ पर स्प्रिंग का मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर आपके पास दो लाइन है तो इन दोनों लाइन में स्लोप अलग अलग है, जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा वो मटेरियल बेटा हार्ड होगा, और उस स्प्रिंग के पास स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसी टाइप से अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कलेक्टिवली वेरिएशन यहाँ शो करेंगे, तो वेरिएशन शो कैसे करेंगे अभी चेक करते हैं। तो हमने एक ये पैराबोला बनाया, तो इस पैराबोला के अंदर आप चेक करो, आप इसको प्रॉपर वे से बना लो। प्रॉपर वे से बनाने के लिए आप पहले पैराबोला ड्रॉ कर लो, बाद में एक्सिस मेंशन करना। आप पहले पैराबोला ड्रॉ कर लो और बाद में आप एक्सिस मेंशन करना। अब आपका फिगर अच्छा बनेगा। यहाँ 0, यहाँ प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ आप लिखोगे स्ट्रेचिंग,
यहाँ माइनस एक्स एक्सेस, यहाँ आप लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे कंप्रेशन। अब यहाँ आप चेक करो, यहाँ पर आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपको यहाँ कौन सी एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन भी ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन भी ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन अगर यहाँ शो करना है तो काइनेटिक एनर्जी की लाइन भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी की लाइन भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप चेक करो, तो बेटा ये पैराबोला पोटेंशियल एनर्जी का और ये पैराबोला आपका काइनेटिक एनर्जी का। तो आपने यहाँ पर दो पैराबोला ड्रॉ किए हैं। एक पैराबोला कहाँ पर ओपन हुआ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। एक पैराबोला का जो माउथ है वो किसकी तरफ ओपन हुआ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। और एक पैराबोला का माउथ किस साइड ओपन हुआ, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बेटा ये लाइन आपकी काइनेटिक एनर्जी की है। चेक करो कि व्हेन x इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। So at this point we have half mv square. Now when displacement is maximum, kinetic energy is 0. When displacement is maximum, kinetic energy is 0. It means ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को अगर आप ओपन करोगे, अगर आप इस स्प्रिंग को ओपन करोगे, तो बच्चों अगर आप इस स्प्रिंग को ओपन करोगे तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इस स्प्रिंग को यहां से रिलीज करोगे तो स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मीनिंग स्प्रिंग अगर ओपन होगा, स्प्रिंग के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने लगेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर स्प्रिंग आपका इलास्टिक होगा, स्प्रिंग के अंदर अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो स्प्रिंग के अंदर हमें क्या मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको प्रॉपर वे से याद होना चाहिए कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मैंने आपको ये बताया कि स्प्रिंग अगर ओपन होगा तो इसके पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग अगर अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करेगा, रिगेन करेगा, और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने लगेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो अगर स्प्रिंग के अंदर नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, और काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विद नो लॉस ऑफ एनर्जी, विद नो लॉस ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में अगर किसी भी टाइप का लॉस नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो न्यूमेरिकल अभी के अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अब अगला टॉपिक क्या हमारा, न्यूमेरिकल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1, हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग आपका इस टाइप से आपने रखा हुआ है, ये आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड यहां फिक्स है, ये एंड आपका फ्री टू मूव है, और एक स्फीयर है
जिसका मास 1 kg है, जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये स्फीयर, ये मेटालिक स्फीयर कहाँ मूव कर रहा है? टूवर्ड्स इलास्टिक स्प्रिंग। स्फीयर कहाँ जा रहा है? स्फीयर इज मूविंग टूवर्ड्स इलास्टिक स्प्रिंग विद वेलोसिटी और स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें स्प्रिंग फैक्टर गिवन है 80 न्यूटन पर मीटर। अब इस सरफेस के ऊपर जिस सरफेस पर स्प्रिंग आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, और जिस सरफेस पर ये स्फीयर आपका रोल करके रोटेशन के साथ अगर स्प्रिंग की तरफ आएगा, तो इस सरफेस के ऊपर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी गिवन है? नेग्लिजिबल। सो दिस सरफेस इज हैविंग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जिस सरफेस पर आपने स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल वे से रखा है, और जिस सरफेस पर ये स्फीयर आपका रोल करके चलेगा, ये स्फीयर आपका रोलिंग मोशन अटेन करेगा, ये स्फीयर आपका रोटेशन कैरी करेगा, और रोटेशन के थ्रू ये स्प्रिंग को टच करेगा, तो सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कैसा है? नेग्लिजिबल है। तो अब यहां पर ये पूछा है कि जब ये स्फीयर इस स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा, जब ये स्फीयर इस स्प्रिंग को टच करेगा, जब स्फीयर का कॉलिजन होगा स्प्रिंग के साथ, तो उस मोमेंट पर ये स्प्रिंग आपका कितना कंप्रेस होगा, ये स्प्रिंग आपका कितनी लेंथ तक कंप्रेस होगा, इसकी कंप्रेसिव लेंथ क्या होगी, इसकी कंप्रेशन लेंथ क्या होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आएगा ड्यूरिंग कंप्रेशन, ये कितना पीछे जाएगा ड्यूरिंग कंप्रेशन। इसका मीनिंग हमसे यहां पर क्या पूछी हुई है? दैट इज व्हाट वुड बी द कंप्रेसिव लेंथ ऑफ दिस इलास्टिक स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की कंप्रेशन वाली लेंथ क्या होगी, इस स्प्रिंग का कंप्रेशन वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बेटा अगर यहां पर ये सरफेस आपका नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैरी कर रहा है, तो यहां पर किसी भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसका मीनिंग इस स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे? हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। तो अब चेक करो, हाफ इंटू मास 1 kg, स्पीड आपकी 20 है, हाफ इंटू 80 इंटू x², नाउ इट इज 40। नाउ 1/2 इंटू 400 आ जाएगा, इधर 40 इंटू x² आ जाएगा। नाउ 200 इज इक्वल टू 40x², नाउ x² इज इक्वल टू 200/40, now it is equal to 5, now x equal to √5 मीटर। इसका मीनिंग स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन आएगा, स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेसिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो आपका होगा √5 मीटर, वो आपका होगा √5 मीटर। सो दिस इज √5 मीटर। नाउ वी हैव compressive length in this collision। next numerical अब हम क्या करेंगे? next numerical में हम वर्क डन और एनर्जी की रेशो फाइंड आउट करेंगे अलग अलग कंडीशंस में। अलग अलग कंडीशंस में चेक करते हैं क्या होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है? हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2 स्प्रिंग्स गिवन है। नंबर 1 स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट K1, नंबर 2 स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट K2। अगर हम इन दोनों स्प्रिंग्स को सेम डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, अगर हम इन दोनों स्प्रिंग को स्ट्रेचिंग लेंथ सेम देंगे, अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग को सेम डिस्प्लेसमेंट तक ओपन करेंगे, अगर हम इन दोनों स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करेंगे तो इनके अंदर अगर हम इलोंगेशन सेम रखेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। दोनों के अंदर स्ट्रेचिंग लेंथ अगर सेम आएगी
तो दोनों में से किस में एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी, ये हमारा पॉइंट है। W1 इक्वल टू हाफ K1 एक्स स्क्वेयर, W2 इक्वल टू हाफ K2 एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल। नाउ W1 अपॉन W2 इक्वल टू K1 अपॉन K2। अब अगर आपको गिवन है K1 मोर देन K2 तो यहाँ पर ये रेशो मोर देन 1 आएगी, और अगर ये रेशो मोर देन 1 आएगी तो W1 अपॉन W2 मोर देन 1, इट मीन्स W1 मोर देन W2, W1 more than W2. Now this is what about ratio of elastic potential energy stored in two springs having force constant K1 and K2. Now अब कंडीशन को हम चेंज कर रहे हैं। कंडीशन क्या है अब अगर आप इन दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स से स्ट्रेच करोगे, अगर आप इन दोनों स्प्रिंग के ऊपर सेम फोर्स लगाओगे, अगर आप इन दोनों स्प्रिंग के ऊपर सेम अप्लाइड फोर्स रखोगे तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, तो उस केस में इन दोनों में से किस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो अब चेक करते हैं, W1 इज इक्वल टू हाफ K1। अब आपको मालूम होना चाहिए कि x1 x2 हमें यहाँ गिवन है, तो अब x1 किसके इक्वल होगा, x1 इज इक्वल टू Fr अपॉन K1। नाउ दिस इज Fr अपॉन K1 स्क्वायर, नाउ इट इज हाफ K1 into Fr स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स हाफ, एक K1 से एक K1 कैंसिल, हाफ Fr स्क्वायर अपॉन K1। अब इसी टाइप से हम W2 निकालेंगे, सिमिलरली क्या आंसर आएगा, हाफ Fr स्क्वायर अपॉन K2। अब चेक करो, Fr दोनों एनर्जी में सेम लोगे आप, दोनों में इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स आपका सेम आएगा। रीजन क्या है, दोनों के अंदर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू सेम है, और अगर दोनों में अप्लाइड फोर्स सेम है तो दोनों में जो रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो किसके इक्वल होगा, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। इट इज इक्वल टू F1 एंड इट इज इक्वल टू F2। तो बेटा इक्विलिब्रियम में रेस्टोरिंग फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट से, अगर आप किसी भी स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट से ऊपर जाकर स्ट्रेच करोगे तो ये दोनों फोर्स आपके अनइक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से, रेस्टोरिंग और अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर आप किसी स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट से नीचे जाकर स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, तो आपको दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम मिलेगी। तो ये आपको बेटा क्लियर होना चाहिए कि अगर आप किसी स्प्रिंग को अंडर इलास्टिक लिमिट टेस्ट करोगे तो अप्लाइड फोर्स हमेशा रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल मिलेगा आपको। तो अब यहां चेक करो, W1 अपॉन W2, W1 अपॉन W2 क्या आएगा, 1/2 Fr स्क्वायर अपॉन K2 अपॉन, अब आप चेक करो, 1/2 Fr स्क्वायर अपॉन K2। आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है रिलेशन। तो अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, Fr स्क्वायर से Fr स्क्वायर कैंसिल, यहाँ K1 आएगा और नीचे K2 आएगा। नाउ W1 अपॉन W2 इट इज K2 अपॉन K1। तो आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर आपने कंडीशन क्या रखी थी, K1 मोर देन K2, तो ये रेशियो आपकी लेस देन 1 आएगी। तो इस केस में क्या आएगा, W1 अपॉन W2 लेस देन 1, W1 लेस देन W2। तो सेकेंड स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज्यादा स्टोर होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट इलास्टिक स्प्रिंग। तो अब आपके सामने रिलेशन आ चुका है, और इस रिलेशन में अब आपको ये मालूम चल चुका है कि कौन सा स्प्रिंग ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है चेक करते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है,
जिसकी नेचुरल लेंथ L है, जिसका स्प्रिंग फैक्टर K है। अब अगर इसके हम 40 इक्वल पीस करते हैं तो जो एक सिंगल पीस होगा उसका स्प्रिंग फैक्टर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ L है, स्प्रिंग फैक्टर उसका K है। हमें अगर इसके 40 इक्वल पीस करने हैं तो अगर हमें किसी सिंगल पीस का स्प्रिंग फैक्टर निकालना हो तो उस सिंगल पीस का स्प्रिंग फैक्टर अगर हमें निकालना है तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन अपीयर हुआ है। अब तो आप चेक करेंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले आप चेक करो, ये आपका ओरिजिनल स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, स्प्रिंग फैक्टर K है। अगर यहाँ आप वेट हैंग करते हो mg, तो बच्चों अगर यहाँ आपने वेट हैंग किया mg तो यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा Fr, यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा Fr, और Fr किसके इक्वल होगा, Fr इक्वल टू K इंटू स्मॉल l, K इंटू स्मॉल l। L का मीनिंग स्ट्रेचिंग लेंथ, L का मीनिंग स्ट्रेचिंग लेंथ, K का मीनिंग स्प्रिंग फैक्टर, Fr का मीनिंग रेस्टोरिंग फोर्स। अब अगर आप इसी सेम वेट को यहां पर हैंग करोगे, अगर आप इसी सेम वेट को यहां पर हैंग करोगे तो यहां भी रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा। अब चेक करो, अगर हम दोनों स्प्रिंग को इलास्टिक लिमिट से नीचे जाकर पुल कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के थ्रू हमें यहाँ पर Fr किसके इक्वल मिलेगा, Fr इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मीनिंग अगर आप किसी भी स्प्रिंग को इलास्टिक लिमिट से नीचे जाकर पुल करोगे या पुश करोगे तो उस केस में स्प्रिंग के अंदर हमें रेस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल मिलेगा, हमें रेस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल अप्लाइड फोर्स के इक्वल मिलेगा। अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या है आपका, ये हैंगिंग वेट, ये हैंगिंग वेट, तो हैंगिंग वेट बिल्कुल किसके इक्वल होगा, रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर चेक करो, ओरिजिनल स्प्रिंग में Fr किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, mg किसके इक्वल होगा, KL के इक्वल होगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां भी चेक करो, Fr किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, और mg किसके इक्वल होगा, दैट इज K1L/40। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ जो स्ट्रेचिंग आएगी वो स्ट्रेचिंग बेटा L/40 लेंथ कैरी करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल पीस मिला है। इस पीस की नेचुरल लेंथ क्या है बेटा, इस पीस की नेचुरल लेंथ क्या होगी, इस पीस की नेचुरल लेंथ क्या होगी, दैट इज L/40। इस पीस की नेचुरल लेंथ क्या होगी, दैट इज L/40। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेचिंग लेंथ क्या मिलेगी, दैट इज L/40। तो आप चेक करो यहाँ पर Fr इक्वल टू mg, यहाँ भी Fr इक्वल टू mg। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस में mg कॉमन है तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट हो जाएंगी। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट होंगी तो क्या आंसर आएगा, L से L कैंसल। नाउ K1 इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ K, नाउ K1 इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ K। तो इस टाइप से आपको एक सिंगल पीस का अगर स्प्रिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या आंसर आएगा, K1 इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ स्प्रिंग फैक्टर ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। तो बेटा इस टाइप से अगर हमारे पास 60 पीस होंगे तो अगर हमें किसी सिंगल पीस का स्प्रिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है तो हमें 60 टाइम्स ऑफ K यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब अगला न्यूमेरिकल जो हम करेंगे, अगले न्यूमेरिकल में हमें लॉस ऑफ एनर्जी वाला फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास अगले न्यूमेरिकल में एक स्फीयर गिवन है और ये स्फीयर आपका अगर किसी स्प्रिंग से टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो अगर हमें इसका मास गिवन है 2 kg, हमें इसकी स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, और हमें इस सरफेस पर
म्यू की वैल्यू गिवन है 0.3, इट मीन्स ये सरफेस फ्रिक्शन कैरी कर रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शन कैरी करेगा, अगर ये फ्रिक्शन कैरी करेगा तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमें गिवन है 0.3 और इसका स्प्रिंग फैक्टर हमें गिवन है 80 न्यूटन पर मीटर। तो अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना हो कि ड्यूरिंग कोलिजन इस स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन आएगा, कि जब ये स्फीयर इस स्प्रिंग से कोलाइड करेगा, इसको स्ट्राइक करेगा, तो ये स्प्रिंग कितने डिस्प्लेसमेंट तक क्लोज होगा, ये स्प्रिंग कितने डिस्प्लेसमेंट तक कंप्रेशन फील करेगा, वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ये स्प्रिंग आपका कितना पीछे जाएगा, इसके अंदर कितना कंप्रेशन डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये स्प्रिंग कितनी कंप्रेसिव लेंथ कैरी करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू आर होगा। म्यू हमें गिवन है 0.3 इंटू आर की वैल्यू है mg। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0.3 इंटू मास हमें 2 kg गिवन है, तो मास 2 kg और g ग्रेविटी हमने 10 ले ली। तो यहाँ से अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 6 न्यूटन। आपके सामने आंसर, दैट इज 6 न्यूटन। तो अब चेक करते हैं, अगर ये स्फीयर आपका स्प्रिंग को टच करने से पहले 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमें यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करना है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 6 न्यूटन, हमने निकाल ली है, फाइंड आउट कर ली है। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप चेक करो, मैंने क्या बोला आपको, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट मींस Fs cos थीटा। तो यहाँ फोर्स की जगह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह 5 मीटर आएगा। 5 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है, और आप चेक कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट अगर फॉरवर्ड है तो फ्रिक्शन कहाँ हो, फ्रिक्शन पीछे होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर रोटेशनल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो चेक करो, ये वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट, जब स्फीयर आपका रोटेट होगा तो ये ए पॉइंट कहाँ जाएगा, ये ए पॉइंट आपका पीछे जाएगा। तो अगर ये पीछे जाएगा तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका आगे आएगा, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि स्फीयर आपका रोटेट कैसे कर रहा है। अगर स्फीयर आपका ऐसे रोटेट करेगा, चेक करो, जो पॉइंट स्फीयर का सरफेस के कांटेक्ट में होगा वो जहां मूव करेगा, फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करेगा। आप चेक करो, ये ए पॉइंट जब स्फीयर आपका रोटेट होगा तो ए पॉइंट कहां ड्रैग होगा, पीछे की तरफ ड्रैग होगा, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। तो अगर ए पॉइंट का मोशन पीछे की तरफ है तो फ्रिक्शन कहां होगा, फ्रिक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब चेक करो, फ्रिक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एफ है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी है। तो यहां पर 180 नहीं आएगा, यहां पर cos 0 डिग्री आएगा, यहां पर cos 0 डिग्री आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने इनिशियल लेवल पर 180 यहां पर रखा था ताकि आपको डिफरेंस मालूम चले कि 180 की जगह cos 0 डिग्री क्यों आया है, यहां पर cos 180 की जगह cos 0 डिग्री हमने क्यों लगाया है। रीजन क्या है इसका, रीजन मैंने आपको बता दिया है। जब ये स्फीयर आपका ऐसे रोटेट होगा, आगे जाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये ए पॉइंट आपका पीछे ड्रैग होगा, ये पीछे ड्रैग होगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा। जब फ्रिक्शन इसमें आगे लगेगा तो चेक करो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो चुकी है। तो यहां पर चेक करो 6 न्यूटन इंटू 5, now it is cos 0 plus 1. now work done by force of friction is 30, work done by force of friction is 30 joule. तो आपके सामने है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज इक्वल टू 30 जूल। तो अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो चेक करते हैं कि स्फीयर के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इट इज हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास 2, इसकी स्पीड थी 40 का स्क्वायर।
अब स्फीयर के पास ये काइनेटिक एनर्जी थी, अब इस काइनेटिक एनर्जी को किसने अपोज किया? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 जूल। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी ये थी, और इस काइनेटिक एनर्जी को अपोज किसने किया? फ्रिक्शनल एनर्जी ने इसको अपोज किया। तो अब स्प्रिंग को नेट कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली वो चेक कर लेते हैं। नेट काइनेटिक एनर्जी गिवन टू स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी वो चेक करते हैं। हाफ इंटू 2 से 2 कैंसिल कर दो बेटा, और ये आ गया 1600 जूल माइनस 30 जूल। आप चेक कर सकते हो, ये स्फीयर की अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन सरफेस पर रफनेस है। रफनेस होने की वजह से इस स्फीयर की वेलोसिटी फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में? दैट इज 30 जूल। जितना फ्रिक्शन ने काम किया उतना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो अब ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन लॉस कितना हुआ? 30 जूल का। तो ओरिजिनल माइनस लॉस, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को मिली वो हम यहां फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1600 माइनस 30, 1600 माइनस 30, नाउ 1570 जूल, 1570 जूल। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी स्फीयर की आ चुकी है जो स्प्रिंग को मिलेगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू 80 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब चेक करो बेटा, यहां पर 1570 इक्वल टू 40x स्क्वायर। अब यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलो x क्या आ जाएगा? x इक्वल टू अंडर रूट 1570 अपॉन 40 मीटर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ x। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ x। तो बेटा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर सरफेस स्मूथ होगा, तो ये 1600 जूल बिल्कुल किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों अगर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। एज इट इज सेम काइनेटिक एनर्जी, एज इट इज सेम काइनेटिक एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एज इट इज सेम काइनेटिक एनर्जी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर फ्रिक्शन होगा तो जितना काम फ्रिक्शन करेगा उतना वर्क डन, उतना फ्रिक्शनल एनर्जी आपका ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये एनर्जी अब आपकी स्प्रिंग को मिलेगी, और ये एनर्जी कन्वर्ट होगी हाफ की एक्स स्क्वायर में। इस काइनेटिक एनर्जी से ये स्फीयर आपका स्प्रिंग को कोलाइड करेगा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम स्प्रिंग के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। अगर कोलाइडिंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो अगर जिस सरफेस पर वो रोल कर रही है उस सरफेस पर अगर फ्रिक्शन होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब वो कम काइनेटिक एनर्जी से स्प्रिंग को कोलाइड करेगी, और उसके बाद स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।